आज हम आगरा के गौरव के तहत शिक्षा के क्षेत्र में जाने माने नाम श्री महेश शर्मा जी के बारे में आपको बता रहे हैं। श्री महेश शर्मा जी आगरा के शैक्षणिक और सामाजिक पटल का एक ऐसा चमकता हुआ सितारा हैं जिन्हें पूरा समाज और आगरा महानगर एक देवतुल्य व्यक्तित्व के रूप में देखता है। उनके पिता श्री प्रसादी लाल शर्मा जी ने 60 के दशक में आगरा पब्लिक स्कूल की स्थापना की थी। तब से उन्होंने निरंतर आगरा और आसपास के क्षेत्रों में हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करके शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। श्री प्रसादी लाल शर्मा के बाद श्री महेश शर्मा जी ने चेयरमैन के रूप में विद्यालय का कार्यभार संभाला। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना शर्मा एक बेहद धर्मपरायण और गर्मपूर्ण व्यक्तित्व की महिला थी। उनके प्रेम और स्नेही स्वभाव के कारण आगरा पब्लिक स्कूल एक परिवार की तरह बन गया। श्री महेश शर्मा जी ने अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए। आगरा पब्लिक स्कूल का समय के साथ विस्तार हुआ और इसकी कई शाखाएं शुरू हो गई। शैक्षणिक क्षेत्र के अतिरिक्त महेश शर्मा जी ने समाज सेवा, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में लगातार योगदान देकर सदैव एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी द्वारा यूपी रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें अखिल भारतीय ब्राह्मण परिवार द्वारा विप्र गौरव सम्मान, जलवा ग्रुप द्वारा अचीवर्स अवार्ड जैसे ढेरों पुरस्कार दिए गए हैं। श्री महेश शर्मा जी ने हमेशा देशभक्ति, धर्म और संस्कृति पर जोर दिया है। अपने वक्तव्य में उन्होंने नई पीढ़ी को प्राचीन मूल्यों और परंपराओं का निर्वहन करने का संदेश दिया है। एक बेहद प्रसिद्ध और सफल व्यक्तित्व होने के कारण उनकी विनम्रता और प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व व्यवहार लोगों को सहज ही उनके समक्ष श्रद्धा से जुड़ जाने के लिए विवश कर देता है। साहित्य, इतिहास, राजनीति और लगभग हर विषय पर अद्भुत ज्ञान रखने वाले श्री महेश शर्मा जी आगरा की वरिष्ठ और सम्मानित व्यक्तियों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। आइए आज हम बात करते हैं महेश शर्मा जी से। आपका शिक्षा के क्षेत्र में रुझान कब और कैसे हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में जबकि पिताजी ने शुरू किया था आगरा पब्लिक स्कूल सन 1965 के अंदर, जब वो रिटायर हो गए थे सेंट पीटर्स से, तो उनके साथ ही वो एज ए असिस्टेंट मुझको अपने साथ रखा करते थे। और जितना भी जो लिखने का वर्क था वो मुझको दिया गया था। तब मैं हाई स्कूल में था और उन दिनों ज़्यादा सुविधाएँ तो थी नहीं, तो पिताजी को साइकिल पर बिठाकर मैं जहाँ ऑफिस में जाना होता था या कहीं बाहर जाना होता था, उनके साथ जाया करता था। तभी से मेरा रुझान उसी शिक्षा की तरफ हो गया था। एक्चुअली क्या नहीं, जब वो छोटा था मैं तो पिताजी के साथ ही वो सेंट पीटर्स में पढ़ाते थे, तो मैं भी पढ़ता था वहीं पर ही, तो साथ साथ में जाया करते थे और साथ साथ में आया करते थे। वो हमेशा कहा करते थे, वंस अ टीचर इज ऑलवेज अ टीचर। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन तब वो एक दिन मैंने पिताजी से पूछा कि क्या मतलब हुआ कि वंस अ टीचर इज ऑलवेज अ टीचर। तो बोले, बेटा ये शिक्षक एक दफ़ा शिक्षा कार्य अपने दिल से अगर करता है तो उससे ज़्यादा बड़ा काम कोई है नहीं और उससे अच्छा कोई काम है नहीं, और वो हमेशा शिक्षक ही रहेगा। शिक्षा लेना और शिक्षा देना, यही उसका परम उद्देश्य बना रहता है जीवन पर्याप्त। और ऐसा नहीं है कि तुम किसी की नौकरी कर रहे हो या किसी का बिजनेस कर रहे हो या किसी का, तुम अपनी लाइफ जी सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम एक पौधा जो लगाते हो, जो बच्चे को शिक्षा देते हो, वो जब तक जीवित रहेगा वो तुम्हारे गुणगान हमेशा करता रहेगा। और वो ये भी कहा करते थे कि एक दफ़े अगर आप शिक्षक बन जाते हैं तो एक सदी के लिए शिक्षक होती है। उसी से मेरा थोड़ा सा रुझान शिक्षा के प्रति ही हो गया था। पहले के दौर की शिक्षा में और आज के दौर की शिक्षा में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, पहले के दौर में जो बहुत मेरे पिताजी को जो शिक्षा मिली वो बहुत ही अलग थी, या मेरे दादा को जो शिक्षा मिली वो बिल्कुल ही अलग पद्धति की थी। मैं समझता हूँ कि मेरे पिताजी को जो शिक्षा मिली या मेरे दादा को जो शिक्षा मिली, आज की शिक्षा से कहीं बहुत से स्तर के अंदर बहुत ही अच्छी थी। मेरे दादा जो थे, उनके मूल्य सिद्धांत और उनका
समर्पण प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बहुत उत्तम था। वो किस तरीके से पूरे के पूरे हम पिताजी थे और ताऊ जी थे, चाचा थे, सब लोग थे, सब सम्मिलित रहते थे और एक सम्मिलित परिवार को एक अपना अलग कुटुंब को लेकर वो चलते थे दादा, और हर एक की ज़रूरतों को पूर्ण नहीं करते थे। कहीं पे शादी ब्याह का है या किसका क्या है, पूरा का पूरा निर्वहन एक व्यक्ति एक छत्र तरीके से, अपने राज्य की तरीके से कि उसका निर्वाह करता था। हर एक कोई आगे बढ़ रहा था, हर एक कोई पढ़ रहा था, हर एक कोई सांस्कृतिक था, हर एक कोई सब चीज़ था। किसी की कोई भी अगर गलती होती थी तो उसको कई स्तर मिलते थे जहाँ पर कि वो अपनी गलतियों का सुधार कर सकता है और अपने आगे के भविष्य के बारे में अगर वो सोच रहा है तो कई तरीके की राय मिल जाती थी। शिक्षा का हो सकता है कि स्तर बड़ा है, मैं इसको ये नहीं कहता हूँ। कंप्यूटर युग आ गया, रॉकेट युग आ गया। हमने तो जो है ना पैदल वाला युग देखा था। साइकिल जब किसी के घर आ जाती थी तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर देखने जाते थे कि कौन सी साइकिल आई है। कोई नॉर्दर्न स्टार कहता था, कोई एटलस कहता था, कोई हरकुलिस कहता था, तो उनको देखने के छू कर देखा करते थे। 3-4 एक कार हुआ करती थी हमारे टाइम में, तो उनके हॉर्न से हम पहचानते थे कि इसका नंबर ये है और ये किसके मालिक की गाड़ी है। एक वो दौर भी आया और एक आज ये दौर है कि आज हम सुनते हैं कि साहब सैटेलाइट ऐसे इतने सारे लग गए हैं, अब मून ट्रैवलिंग भी होने वाली है, मून के ऊपर चंद्रमा के ऊपर बसेरा होने वाला है, स्पिरिट द्वारा खुलने वाले, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो हमारा स्तर अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से जो था, जिसे कहना चाहिए कि धरती पर से हटके अब आसमान की तरफ हो गया है। अब हम आसमान में उड़ने वाले पंछी हो गए हैं, अब धरती पर रहने वाले इंसान नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ ही सकते हैं मेरा क्या मतलब है। अब हम धरती के लायक नहीं, हम शायद पता नहीं कहाँ के लायक बन गए। तो शिक्षा का स्तर तो इतना ऊंचा हो गया है, लेकिन हम मूलतः अपने मूल्यों को भूल चुके हैं और उसके लिए हमको पिक्चरों का सहारा या सीरियल का सहारा या किसी का सहारा लेना पड़ता है और उस पर भी हम तर्क वितर्क करके रह जाते हैं। शिक्षा के रूप में ना होकर अब शिक्षा एक अन्य रूप के अंदर बन गई है। पहले के समय के विद्यार्थियों और आज के समय के विद्यार्थियों की सीखने की शक्ति में आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, विद्यार्थी तो विद्यार्थी है, चाहे पहले का विद्यार्थी हो चाहे अभी का हो। विद्यार्थी के सीखने की क्षमता की जहाँ बात आती है तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज का जो बच्चा है, जो साल भर और 2-1.5 साल की उम्र के अंदर जो चीज़ें वो सीख जाता है, जिसको कि वो मोबाइल को भी ऑपरेट करना सीख जाता है। 2 साल का बच्चा एक मोबाइल को देख लेता है, टीवी को ऑपरेट कर लेता है और वो सब चीज़ तरीके से अपना सब कर सकता है। कुछ संभव है, हम जब 5 साल के थे तो शायद हमको उतना भी नहीं आता था और ढंग से चल भी नहीं पाते थे। आज का बच्चे की समझने की शक्ति और उसको इस्तेमाल करने के टैलेंट जिसको बोलते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा हो गया है। शायद इसीलिए क्या है कि शिक्षा का स्तर वो नहीं हो पा रहा है जो हम देना चाहते हैं। अब बच्चा सोचने लग गया है और सोचकर समझने भी लग गया है। शायद अब शिक्षक जो है वो पिछली पीढ़ी के हो गए हैं और बच्चे आगे की पीढ़ी के हो गए, तो एक ऐसा गैप बन गया है जहाँ पर कभी कभी शिक्षक भी ये सोचता है कि मुझसे ज़्यादा कभी बच्चा तो नहीं जानता। और आज के टाइम के अंदर तो मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया आ गई है और शिक्षक का फर्ज तो अब यही रह गया है कि वो जाए और जो कुछ समझा सकता है वो समझा दे। बाकी तो कहते हैं ना कि शेर के बच्चे तो चिते चिताए आते हैं, उनके तो पहले से ही अब शिक्षा बच्चे कहाँ रह गए, अब तो पौड़ आते हैं शिक्षा लेने के लिए। आज ऑनलाइन एजुकेशन को जिस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, आपको इसके क्या लाभ लगते हैं? क्या यह मौजूदा शिक्षा व्यवस्था का विकल्प बन पाएगा? देखिए, टीचर को रिप्लेस करना किसी चीज़ के कोई भी कभी भी नहीं हो सकता। ब्लैक बोर्ड, वाइट चॉक और टीचर, ये इनका विकल्प न कभी था और शायद भविष्य में हो सकता है रॉबोट आ जाए, लेकिन फिर भी जो है ना कि चॉक और डस्टर वाला सिस्टम तो रहेगा ही रहेगा, रहना चाहिए। तो वो एक शुरू में भी अगर देखें तो आचार्य सिस्टम था, वहाँ पर रहकर आचार्य या गुरु जी जो है इनके अपने अनुयायियों को
शिष्य वगैरह को दिया करते थे शिक्षा, वो एक अलग चीज़ होती थी, 1 to 1 होता था। एक ने कहा, टीचर ने कहा, स्टूडेंट ने सुना, और पूरा का पूरा क्लास जब होता है तो एक IQ लेवल जो होता है उस क्लास का काफ़ी हाई हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, स्तर ऊंचा हो जाता है। और जब बच्चे से आदान प्रदान होता है क्वेश्चन आंसर का, तो वो एक मौखिक हो रहा होता है, और सुनने वाले क्या होता है, उस वक्त एक बच्चा बोल रहा है और पूरी क्लास सुन रही है, और टीचर भी बड़े ध्यान से सुन रहा है कि इसने कहाँ तक सही दिया है। एक ही गलती को बच्चा, संभवतः सब बच्चे उसी को करते रहते हैं, लेकिन एक गलती जो बच्चा कर बैठता है उसको टीचर तुरंत समझा देता है, ऐसे नहीं बेटे ऐसे होता है। तो 40 बच्चे जो बाकी बचे हुए हैं वो भी सीख जाते हैं उसी टाइम कि हमको ये वाली गलती नहीं करनी है। संभवतः ऑनलाइन टीचिंग के अंदर हो सकता है कि एक बच्चे को एक टीचर एक दफ़े समझा दे, उस तरीके से हो सकता है सब बच्चों को ना समझा पाए। लेकिन जहाँ तक ऑनलाइन का संबंधित है, कई मायने में ऑनलाइन बहुत अच्छी है। जैसे कि कोविड वगैरह के अंदर बंद हुआ था तो बच्चों ने उसको बहुत अच्छी तरह देखा, और अभी भी जो ऑनलाइन टीचिंग होती है, जैसे कि विदेश के अंदर है और वहाँ के यूनिवर्सिटी से कोई चीज़ का कार्यक्रम चल रहा है और बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उनसे वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और तो गरीब बच्चे जिनके पास में ज़्यादा पैसे नहीं होते कि किताबें खरीद सकें, बड़े विश्वविद्यालय वगैरह में ना जा सकें, तो डिस्टेंट लर्निंग्स के हिसाब से अच्छा कर सकते हैं, परंतु एक लिमिट के अंदर ही। अगर ज़्यादा उसके अंदर करेंगे तो शारीरिक रूप से और शायद मानसिक रूप से भी थोड़ा सा उनको विपरीत इफेक्ट पड़ सकता है। आजकल सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से छात्रों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया ना तो बुरी चीज़ है ना अच्छी चीज़ है, और ये तो उस तरीके से ये है कि घर के अंदर आपने एक बंदूक का लाइसेंस लेकर रखा हुआ है कि चोर आएगा और चोर मारेंगे। चोर तो पता नहीं कि कभी मरे है कि नहीं मरे, ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन हाँ घर के अंदर बहुत लोग मरे हैं। तो ये तो दो धारू तलवार है सोशल मीडिया, और उसको जिस हिसाब से आप देखना चाहते हैं उस हिसाब से यूज़ करना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सोशल मीडिया नेगेटिव साइड में जा रहा है। हर चीज़ की एक अपनी उम्र होती है। ये गलत साइड की तरफ जा रहा है, कितने दिनों तक जाएगा? जो इसको गलत बना रहे हैं वो इसका खामियाजा जिस दिन भुगतेंगे उसी दिन से ये छोड़कर अच्छी तरफ को करना शुरू कर देंगे। देखिए अभी और ये देखने में हमेशा ही आता है, बुरी चीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, अच्छी चीज़ देर में पॉपुलर होती है। अभी सोशल मीडिया का अच्छा साइड आना बाकी है, अभी तो गलत साइड ज़्यादा चल रही है। माँ बाप चाहे तो उसको रोक सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स आते हैं इस टाइप के कि उनको नेगेटिव साइड वाली चीज़ को कम किया जाए। बल्कि मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, नेगेटिव चीज़ के अंदर भी आप पॉजिटिव देखना शुरू कर दीजिए। अगर कोई चीज़ गलत दिखाया रहा है तो उसको ये सोच कर देखिए कि यह अगर आपके ऊपर होता, ये कमेंट अगर आपके ऊपर होता तो उसको हम कैसे अवॉइड करते। उन चीज़ों को सीखिए। नेगेटिव चीज़ को नेगेटिव में क्यों ले रहे हैं? नेगेटिव चीज़ को लर्निंग के रूप में लेना। आप लर्निंग स्टेज में हैं, आप लर्न करिए, शिक्षा लीजिए। शिक्षा और उस शिक्षा लेने के बाद में जब स्टेज आपकी आए शिक्षा देने के लिए तो शिक्षा दीजिए। लेकिन हाँ, जब आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन नकारात्मक चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूँ ये दुधारू तलवार है, आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें कर लीजिए। ये एक लाठी के समान है, चाहे तो उसके सहारा लेके चलिए, चाहे इसको लड़ाई में इस्तेमाल कर लीजिए। भविष्य में आपकी शिक्षा के क्षेत्र में कोई योजना है जिस पर आप कार्य कर रहे हो? नहीं, योजनाएं तो बहुत सारी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से कि बच्चों की उम्मीदें बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से कि माँ बाप इस वक्त सिर्फ बच्चों के ऊपर आधारित होकर रह गए हैं, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब बच्चे जो है ना, पहले तो क्या था कि एक यूनाइटेड फैमिली थी, फिर उसके बाद में क्या हुआ ना कि सिंगुलर फैमिली हुई, फिर उसके बाद में जो हो गया ना कि न्यूक्लियर फैमिली होती चली जा रही है। अब जो एकांकी होता जा रहा है, कुछ बच्चों को फादर पाल रहे हैं, तो किसी को सिर्फ मदर ही पाल रही है। अब पता नहीं कि भविष्य के अंदर जो लिव इन वाला और जो है गो इन वाला जहाँ जो भी कुछ चीज़ आता जा रहा है, तो उस हिसाब से बच्चों का जो है लालन पालन बहुत मुश्किल से होता चला जा रहा है। जहाँ शिक्षा के संबंध के अंदर आता है
और ये आता है कि आगे के भविष्य में बढ़ाया जाए। तो कई दिशाएं ऐसी हैं जहाँ पर कि अभी शाश्वत रूप के अंदर हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कानून बहुत कुछ रोकता है और समाज भी इसके अंदर काफ़ी कुछ अड़चन आता है। तो मैं आगे के भविष्य के योजनाओं के बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी CBSE के भी नए जो पैटर्न वगैरह आए हैं शिक्षा के, उनके हिसाब से खुद ही वो कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। तो पहले उनका जो नई शिक्षा नीति आई है उनका पूरा कर लें, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। प्लान तो है। आज के छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के छात्रों को सबसे बड़ा मैं संदेश एक ही चीज देना चाहूँगा, मानव बनिए, दानव नहीं। हो सकता है कि आज की शिक्षा आपको दानव बना रही है ना। हो सकता है आज का परिवेश है जो दानव टाइप का है। कोई कहता है सर धड़ से जुदा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये एक सूरज के नीचे है, एक जमीन के ऊपर खड़े हैं, एक देश का पानी पी रहे हैं, एक देश का उगता हुआ अन्न खा रहे हैं। ये कौन सी पद्धति आपको सिखा रही है लोगों को कि आप जो है ना अमानवीय ढंग से बर्बरता करते हैं? क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ना आप यहाँ पर परमानेंट आदमी वो थे, मनुष्य रहेंगे, ना दूसरा मनुष्य परमानेंट रहेगा। ये भी साइंस बायोलॉजी के अंदर भी है ये वाली बात कि कोई भी स्पीसीज जो है वो परमानेंटली नहीं रह पाती है। डायनासोर नहीं रह पाए, उसके बाद में और भी नहीं रह पाए, और ये होमोसेपियंस जो कि हम लोग मनुष्य हैं ये भी नहीं रह पाएंगे। हमारी भी ये प्रजाति है जिसको मानव प्रजाति हम लोग थे, इसके बाद में कोई दूसरी वाली पीढ़ी आएगी। और आज की तारीख में देख लिए कि जिस तरीके से कि पेड़ काटे गए, नदियों का प्रदूषण किया गया, हर चीज़ का प्लास्टिक से सब चीज़ को बिगाड़ा गया, और जिस तरीके से ये सब पिघल रहे हैं ग्लेशियर, जिस तरीके से बाढ़ आ रही है, समुद्र का तल हो रहा है, कहीं कुछ, ये क्यों कर रहे हैं? क्या ये एटम बम ही रह गए हैं? इतने बनाने के बाद में भी युद्ध चल रहा है, क्या इस्तेमाल हो गया? एक दफे एटम बम बनाने के बाद में सबने एटम बम बना लिए, अब किसी की हिम्मत है एक दूसरे ऊपर डालने के लिए? जिस दिन ये चल गए उसी दिन आपके होमोसेपियंस मतलब मनुष्य खत्म हो जाएंगे। पहले मनुष्य बनिए, ज्ञानी बनिए, लेकिन इस ज्ञान को अच्छे कामों में इस्तेमाल करिए, इस ज्ञान को गलत काम से मत करिए। मानव जाति के उत्थान के लिए करिए, प्रेम भाईचारे के लिए इस्तेमाल करिए। युद्ध के बाद में भी शांति की बातें होती है, तो शांति पहले क्यों नहीं कर लेते? युद्ध क्यों बात करते हैं? मैं हर स्टूडेंट से कहूँगा, जो आपका पहली चीज लक्ष्य बनाइए। सपना देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, रोज देखिए, खूब सारा देखिए। एक सपना देखिए, एक ऐसा सपना देखिए कि उसको पूरा करने के लिए एक रोज नया सपना देखिए कि वो वाला सपना पूरा हो सके। उसको रोजाना एक एम बनाइए, एक बिल्कुल टारगेट बनाइए कि मुझे इसको अचीव करना है, और उसको अचीव करने के साथ साथ में आगे बढ़िए। जब तक आपका एक सपना ये वाला जो बनाया आपने वो पूरा ना हो जाए, तब तक पीछे मत हटिए। देखिए, आप और आप जैसे बच्चे ही हमेशा आगे आते हैं। आप नहीं पहुंच पाओगे उस जगह पे, दूसरा पहुंचेगा, दूसरा नहीं पहुंच पाएगा, तीसरा पहुंचेगा। लक्ष्य पे वही पहुंचता है जो लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है और लक्ष्य के पीछे लगकर लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस प्राप्ति पर जाकर ही सांस लीजिए, लेकिन मानवता को मत छोड़िए। दानवता हर इंसान में होती है, दानवता को दमन करिए।